मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11th मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आज करेंगे हम सॉल्व। और ये मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर दूंगी, मैं इनमें से चूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बट आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे। दिस इज रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, और फिलहाल चल रहा है हमारा वन शॉट वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स जो सबको समझ आएगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर रेकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन व्हिच कॉस्ट्स हिम ₹15,625 विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years। तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया, है कि नहीं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है 15,625, और हर साल इसका प्राइस जो है कितना कम हो जाएगा 20%। यानी कि अगर इस साल लेट्स से कि ईयर 1 में इसका प्राइस है 15,625, तो फिर ईयर 2 में कितना हो जाएगा, इस प्राइस का 80% हो जाएगा, राइट। तो लेट अस सपोज ईयर 1 में इसकी प्राइस है x, तो ईयर 2 में कितना हो जाएगा 80% ऑफ x, है ना। ईयर 3 में कितना हो जाएगा, ये 80% ऑफ x जितना आएगा उसका 80%, राइट। मतलब 20% कम हो जाएगा तो प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इफ वी सपोज कि लेट्स से ईयर 1 में इसकी प्राइस है x, तो उसके अगले साल इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 80% ऑफ x, यानी कि 80/100 ऑफ x, ठीक है। उसके अगले साल कितनी हो जाएगी 80/100 ऑफ x, इसका 80%, ठीक है। अगर उसके अगले साल की बात करें तो कितना हो जाएगा 80/100 ऑफ x का 80/100, इस पूरे का 80%, है कि नहीं। तो इस तरीके से इसकी प्राइस कम होती जाएगी। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो अगर ईयर 1 में x है तो ईयर 2 में 80/100 कितना हो जाएगा 4/5, तो यानी कि हो जाएगा 4/5x। उसके अगले साल कितना हो जाएगा ये भी हो गया 4/5, ये भी हो गया 4/5, यानी कि 16/25x, ठीक है। और इसी तरीके से ये जाते जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 by 5 × 5 × 5 × x, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो मेरा बना ये क्या है, ये किस तरह का सीक्वेंस है। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये किस तरह का सीक्वेंस है, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दे हैव अ कॉमन रेशियो। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 4/5, सिमिलरली थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4/5। तो कॉमन रेशियो इनका कितना है 4/5। तो ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो r है 4/5, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x। अब x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में x की वैल्यू है 15,625, तो इसकी वैल्यू है 15,625, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years, देखो ये जो है ये मेरी करंट वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये है आफ्टर 1 year, ठीक है। ये वैल्यू क्या है आफ्टर 2 years, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है आफ्टर 5 years वाली वैल्यू निकालनी है। तो वो कौन सा वाला टर्म होगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। मतलब आफ्टर 2 years जो है वो मेरा थर्ड टर्म है। तो आफ्टर 5 years कौन सा टर्म हो जाएगा 6th टर्म। आफ्टर 2 years क्या है थर्ड टर्म है, तो आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा 6th टर्म। तो बेसिकली मुझे इस जीपी का 6th टर्म निकालना है, तो मुझे इस जीपी का 6th टर्म निकालना है, क्योंकि 6th टर्म मुझे देगा कि आफ्टर 5 years इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब किसी भी जीपी का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, ar⁴n-1। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15,625, r की वैल्यू क्या है
4/5 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15625 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मेरा आंसर आया है 5120। तो क्या मेरा आंसर सही है? लेट मी वेरीफाई द आंसर विद अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। और ये देखो कितना क्विकली आंसर वेरीफाई हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। Let the sum of n, 2n, 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively. Show that S3 is equal to 3 into S2 minus S1. ठीक है, क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स जो है दैट इज S1, सम ऑफ 2n टर्म्स इज S2 एंड सम ऑफ 3n टर्म्स इज S3। ठीक है, अब चुपचाप एपी में हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो उसी को यूज करेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सम ऑफ n टर्म्स यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की जगह 2n हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d। और ठीक उसी तरीके से S3 की वैल्यू हो जाएगी 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू d। ठीक है, a और d की वैल्यू सेम है क्योंकि हम एक ही एपी की बात कर रहे हैं, है ना। अब प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव क्या करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के हिसाब से 3 इंटू S2। तो S2 क्या है? ये 2 अगर कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा n इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू d माइनस S1। S1 हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब कुछ खास नहीं करना है, इसे नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 2an, सारे ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 2an प्लस ये हो जाएगा 2nd इंटू n, तो यानी कि 2n² d माइनस ये हो जाएगा माइनस d इंटू n यानी कि माइनस nd। ठीक उसी तरीके से इधर भी ब्रैकेट्स खोल देंगे तो n/2 इंटू 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस na माइनस n² d/2 प्लस nd/2। बच्चों यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये ब्रैकेट्स खोले हैं, तो ऑब्वियसली इनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब देखो, अब यहां पर इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब देखो, सिमिलर टाइप के टर्म्स को साथ में लेके आते हैं, जैसे कि an और an ये दोनों को साथ में लाते हैं, 2an माइनस an क्या हो जाएगा? an। उसी तरह n² d, ये n² d है, यहां पर भी n² d है, यहां पर भी n² d है, तो 2 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/2 n² d हो जाएगा। और अब nd वाले टर्म को साथ में लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस nd प्लस n/2d यानी कि 1/2 इंटू nd। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को अगर बाहर ले लेते हैं तो माइनस nd को चलो बाहर ले लिया तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक है, मैंने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को साथ में ले लिया। ठीक है, सिंपल मैथ्स कर रही हूं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा an प्लस 3/2 n² d माइनस 1/2 nd। ठीक है, अब देखो बाकी का कैलकुलेशन इस साइड करते हैं। अब मुझे इसको किसके बराबर प्रूव करना है? मुझे इसे S3 के बराबर प्रूव करना है। तो मुझे ना बाहर कुछ इस तरह का टर्म चाहिए, 3n/2।
टाइप का, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको किसके बराबर प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना 3n/2 बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम अंदर से n/2 को बाहर निकालते हैं तो मेरा अंदर क्या बचेगा, तो यहां से मान लो n बाहर निकाल लिया और डिवाइडेड बाई 2 भी कर दिया, तो पहले वाले टर्म में मुझे एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म की बात करें तो एक n मैंने बाहर निकाल दिया है, तो इसमें क्या बचेगा, एक n और d बचेगा, क्योंकि एक n तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है और मैंने 2 को भी बाहर निकाल दिया है, तो यहां पर बचेगा +3nd, ठीक है। तीसरे वाले टर्म की बात करें तो मैंने n/2 तो निकाल दिया है, तो यहां बचेगा क्या, -d, ठीक है। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3n/2 इंटू 2a प्लस, इसमें देखो d कॉमन है तो ये हो जाएगा 3n-1 इंटू d। अब इसको देखो ये क्या है, ये एग्जैक्टली S3 है, सो दिस इज इक्वल टू S3 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन ना तो जैसे दिखते हैं ना, उसमें लगता है कि काफी पेचीदे हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इतने मुश्किल होते नहीं है, ठीक है। जैसे यही किसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो, यहाँ फंक्शन डाल दिया है तो बहुत से बच्चे उसी को देख के घबरा जाएंगे कि शायद क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बट देखो कितना आसान सवाल है। इफ f इज अ फंक्शन सैटिस्फाइंग f of x plus y is equal to fx into fy for all x y belongs to n such that f of 1 is equal to 3 and summation of fx is equal to 120, find the value of n, ठीक है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, f of 1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और समेशन ऑफ fx की वैल्यू दी हुई है, तो यानी कि अगर हम ये जो समेशन वाला जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को अगर हम लिख लेते हैं तो शायद हम n की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। बट उसे हम लिखेंगे कैसे, देखो कितना आसान है। f of 1 मेरे पास दिया हुआ है 3, अब हम इस एक्सप्रेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है, हम f of 2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समेशन ऑफ f of x है, मतलब ये किसका सम है, f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 प्लस f of 4, ऐसे करते करते अप टू f of n जो है दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर हम f of 1, f of 2, f of 3 इनकी वैल्यूज निकाल लें तब तो हम आराम से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट, मतलब इस सीक्वेंस को तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो f of 2 निकालते हैं। f of 2 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इसको हम लिख सकते हैं f of 1 plus 1। अब f of x plus y क्या होता है, f of x into f of y। अब f of 1 की वैल्यू है 3, f of 1 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 9, तो हमने निकाल लिया f of 2। अब इसी तरह से f of 3 निकालते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f of 1 plus 2, तो इसे अगेन इस इक्वेशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं f of 1 into f of 2। अब f of 1 की वैल्यू है 3 और f of 2 की वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 27। इसी तरीके से निकाल लो f of 4, इसे लिख सकते हैं f of 1 प्लस f of 3, या फिर इसको लिख सकते हो f of 2 प्लस f of 2, बात एक ही है, तो इसे आप लिख सकते हो f of 1 इंटू f of 3, f of 1 is 3 और f of 3 is 27, तो 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। तो आप देखो हमें जो है ना शुरू के टर्म्स मिल गए, तो जो सीक्वेंस मेरा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 3, 9, 27, 81, इस तरीके का एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, तो ये किस टाइप का सीक्वेंस है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो है 3, 9/3 is 3, 27/9 is 3, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समेशन ऑफ f of x, जहां पर x जो है वो 1 to n चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा बेसिकली, इसी के सम की बात कर रहे हैं हम, तो बेसिकली दैट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब है 3 + 9 + 27 अप टू n टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी उसकी बात कर रहे हैं हम, और जीपी का सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, a r to the power n-1 डिवाइडेड बाई r-1, यहाँ पर a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 3 to the power n-1 डिवाइडेड बाई 3-1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 into 3 to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, इस सम की वैल्यू दी हुई है 120, ठीक है।
अब लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 120 इंटू 2 हो जाएगा 240, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 80। तो फिर 3 टू द पावर n हो जाएगा 80 प्लस 1, या फिर 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 81। देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। तो निकल गई n की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट क्या था? सबसे ट्रिकी पार्ट ये था, और ये पार्ट आप तभी कर सकते हो जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ये वाले चीज को समझना था कि अगर आपको ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि बेसिकली एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 इन सारी वैल्यूज को निकालो, जीपी बनाओ और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 9। अब जो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज से, वो सारे भाई आपको खुद करने हैं, और करने हैं मतलब करने हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो जितने क्वेश्चंस कर दिए उतने ही देख लिए और बस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दिया हुआ है 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि nth टर्म ऑफ जीपी हम कैसे निकालते हैं, ए आर टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पे कौन कौन से टर्म की बात हो रही है, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी कि ए आर टू दी पावर 2, और उसी तरह फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 5 माइनस 1, यानी कि 4। ए की वैल्यू तो 1 है, तो थर्ड टर्म हो जाएगा आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म हो जाएगा आर टू दी पावर 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, यानी कि थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम है 90, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 90। मुझे क्या निकालना है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, यानी कि मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो। आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो 90 है, राइट, तो 90 को जो है हम कैसे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करें सच दैट, जैसे मान लो यहाँ आर स्क्वायर है, राइट, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10। तो अगर हम इसे प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर लिखें, तो इन दोनों का जो सम है 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, राइट, दैट इज माइनस 90 आर टू द पावर 4। तो वही है मिड टर्म स्प्लिटिंग, या नॉर्मल मिड टर्म स्प्लिटिंग हम जैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वही किया है हमने। तो यहाँ पर देखो पहले दो टर्म में से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10। दूसरे वाले में से अगर हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस 9 इंटू आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसे हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और इधर हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू माइनस रूट 10। क्या हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा ना यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। कॉम्प्लेक्स नंबर में वही तो सीखा था, नेगेटिव नंबर का रूट ओवर करोगे तो रूट ओवर माइनस 1 इज आयोटा, राइट, तो ये आ जाएगा। अब कंसिडरिंग रियल रूट्स, क्योंकि ऐसे तो वैल्यूज यही आ रही हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों आ रही हैं, बट अगर हम रियल रूट्स को कंसिडर करें तो मेरी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये मेरा कॉमन रेशियो हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56. The sum of the last 4 terms is 112. If its first term is 11, then find the number of terms. ठीक है, देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक एपी है
मान लो A1, A2, A3, A4 इस तरीके से एक AP है, ठीक है। इसका पहले 4 टर्म का जो सम है ना वो मेरा दिया हुआ है इज 56, और क्या दिया हुआ है, लास्ट के 4 टर्म्स का भी सम दिया हुआ है 112। तो लेट अस सपोज जिसका लास्ट टर्म है वो है AN, तो उसके पहले वाला टर्म को लिख लेते हैं AN-1, उससे पहले वाला AN-2 और उससे पहले वाला AN-3, ठीक है। लेट्स से ये आखिरी के 4 टर्म्स है, तो इन चारों टर्म्स का भी सम जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 11, ठीक है। और मुझे निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर हम इसे इन जनरल बात करें तो मेरा पहला टर्म अगर A है तो दूसरा हो जाएगा A प्लस डी, तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D और चौथा हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। तो उस फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। अब इस A की वैल्यू तो मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फर्स्ट टर्म इज 11, ठीक है। तो मैं A की जगह उसकी वैल्यू डाल दूंगी, तो ये हो जाएगा 11 प्लस D प्लस 11 प्लस 2D प्लस 11 प्लस 3D। तो ये सबको सारे 11 को ऐड कर लोगे, D प्लस 2D प्लस 3D कर लोगे तो ये आएगा 44 प्लस 6D। तो ये हो गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक इसी तरीके से सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स निकालते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं S4 डैश से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AN प्लस AN-1 प्लस AN-2 प्लस AN-3, ठीक है। अब AN क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से AN-1 क्या हो जाएगा, A प्लस N की जगह हो जाएगा N-1 माइनस 1 इंटू D। उसी तरह AN-2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस N-2 माइनस 1 इंटू D। और उसी तरीके से ये हो जाएगा A प्लस N-3 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहां पर भी मुझे A की वैल्यू पता है, तो इसको इसमें A की वैल्यू डालकर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस ND माइनस D प्लस A प्लस ND माइनस 2D प्लस A प्लस ND माइनस 3D प्लस A प्लस ND माइनस 4D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सारे A को जोड़ लो, A प्लस A प्लस A प्लस A, ये हो जाएगा 4A। उसी तरीके से सारे ND को जोड़ लो, ND प्लस ND प्लस ND प्लस ND, ये हो जाएगा 4ND। और माइनस जितने भी ये माइनस D माइनस 2D माइनस 3D माइनस 4D को जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस 10D, ठीक है। अब मुझे A की वैल्यू तो पता है, तो A की वैल्यू 11 डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 44 प्लस 4ND माइनस 10D। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स है दैट इज गिवन एज 56, यानी कि 44 प्लस 6D इज इक्वल टू 56। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 6D इज इक्वल टू 56 माइनस 44 यानी कि 12, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। अब तो हम N की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि अब अगर हम S4 डैश वाले एक्सप्रेशन को देखें, ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, ये दिया हुआ है 112, और ये हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 44 प्लस 4N इंटू D यानी कि 2 माइनस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 112। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू निकल के आएगी 11। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कहता है कि लेट S बी द सम, P द प्रोडक्ट एंड R द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ GP। प्रूव दैट P स्क्वायर R टू द पावर n इज इक्वल टू S टू द पावर n। तो ये हमें प्रूव करना है,
ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं ये पी, आर और एस। ठीक है, एस क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। उसे हम कैसे लिखेंगे? ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। एज्यूमिंग कि हमारे पास एक जीपी है ऑफ दिस फॉर्मेट ए आर स्क्वायर, ऐसे चलते चलते ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये मेरा जीपी है, लेट अस एज्यूम दैट। ठीक है, तो ये एस है। अब बात करते हैं पी की। पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि पी हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू द पावर थ्री, ऐसे करते करते अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई? एन टाइम्स, तो ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर क्या हो जाएगा? आर टू द पावर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन। ठीक है, अब वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है ना सम ऑफ एन टर्म्स, एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, करेक्ट? तो हमें पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर एन नंबर्स तो नहीं है, एन नेचुरल नंबर्स नहीं है, एन माइनस वन नेचुरल नंबर्स है, राइट? तो n माइनस वन है, तो n की जगह जो नॉर्मली क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ n की जगह हम डाल देंगे n माइनस वन, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू। बट यहाँ पर हम n माइनस वन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये हो गया n माइनस वन इंटू एन बाई टू। ठीक है, तो ये मेरा P है। अब बचा R। R क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स, यानी कि R इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई ए आर प्लस वन बाई ए आर स्क्वायर अप टू वन बाई ए आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वन बाई ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? वन प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर स्क्वायर प्लस अप टू वन बाई आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करके निकाल लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो है ना अंदर वाला जो टर्म है ना, मतलब अंदर का जो पूरा सीरीज है वो अगर ईपी या जीपी में हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो दिख रहा है हमें कि इसके जीपी में होने के चांसेस तो हैं, करेक्ट, बट कुछ थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे चीज को जो है हम इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन कर देते हैं। मतलब अंदर जितना ये जो सीरीज है ना, इस पूरे सीरीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर टू द पावर एन माइनस वन से। अगर वैसा करेंगे तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा आर टू द पावर एन माइनस वन से, तो कर देते हैं। जैसे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आर टू द पावर एन माइनस वन। अब अंदर क्या हो गया? वन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, उसके बाद वन बाई आर इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन बाई आर स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। और इसी तरह से जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? वन बाई आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि वन। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि अब देखना जो हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा हमें वो बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड जीपी के फॉर्म में होगा। तो अब अंदर क्या बचेगा? आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 अप टू वन, यानी कि ये एक जीपी है। जस्ट दैट हम पीछे की तरफ से देख रहे हैं, बट है तो एक जीपी ही, करेक्ट। तो इस जीपी को अगर हम देखें, इस जीपी को हम इसे उलट के भी लिख सकते हैं, एज इन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस आर प्लस डॉट 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 आर टू द पावर एन माइनस टू प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है वन और जिसका कॉमन रेशियो है आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि r विल बी इक्वल टू वन बाई ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और उसके बाद इस जीपी का सम ले लेते हैं। सो सम विल बी ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया r का वैल्यू। तो अब मैंने क्या किया? s, p और r
तीनों की जो है वो वैल्यूज मैंने लिख ली है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। अब यहां पर टू प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर r टू द पावर n इज इक्वल टू s टू द पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से p स्क्वायर r टू द पावर n, p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2n r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n, डिवाइडेड बाई 2 है, इंटू 2 हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये p स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n, ये है r, सो दिस टू द पावर n, तो यानी कि 1 बाई a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n, मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई r माइनस 1 टू द पावर n। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है फिलहाल, बट देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, वी विल अराइव टू द आंसर। अब देखो r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n न्यूमरेटर में भी है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, तो ये पूरा और ये पूरा जो है ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब a टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2n माइनस n। ठीक है, अब क्या बचा, इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 टू द पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 टू द पावर n, और इसे हम लिख सकते हैं a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली s है, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं s टू द पावर n, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, और हमने कर दिया इसे प्रूफ। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें जो गलतियां ज्यादातर होती है वो होती है कैलकुलेशन में, क्योंकि जब आप इतना भयानक सा एक एक्सप्रेशन देखते हो ना, आप वहीं पे डर जाते हो, आपको लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बट अगर आप ठंडे दिमाग से इसको सिंपल मैथ्स लगा के सॉल्व करते जाओगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, c इंटू 1 बाई बी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आर इन ए पी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो मतलब हम अभी के लिए चीजों को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं कि ये x है, ये y है और ये z है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x y z जो है ये ए पी में है, जिसका मतलब है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई, उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y की जगह हम लिख सकते हैं b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए माइनस a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस b इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। ठीक है, इसे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं b इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस a इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू c इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस b इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है क्योंकि इसी को तो करना है प्रूव। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, एक बार ध्यान रख लिया कि भाई क्या प्रूव करना है, अब हम फर्दर इसी को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट्स खोल देंगे तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, अब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ पर नीचे जो है हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे ए सी ऑलरेडी है, तो ऊपर का पूरा न्यूमरेटर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बी इंटू बी ए प्लस बी सी, माइनस ये पूरा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट आ रहा होगा, क्योंकि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, जस्ट दैट टर्म्स ही ऐसे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है, बट एज सच मैं सिर्फ एलसीएम लेके इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बस दैट्स इट। ठीक उसी तरह इस साइड भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये एबीसी आ जाएगा, इधर ए बी ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, सी इंटू ए सी प्लस बी सी, माइनस इधर बी से कर देंगे बी इंटू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो अब देखो ये नीचे का ए बी सी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। यहां तक जो है ना कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, बस सिंपल जो है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते जाना है, बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मैथ्स करना है। अब जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब हमें देखना है कि यार हमको प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी कि इसको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा ताकि कुछ कुछ टर्म्स जो है वो कैंसल आउट भी हो, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में c कॉमन है, तो लेट अस टेक c कॉमन, c कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जो बाकी दो टर्म बचे हैं उसमें a b कॉमन है, a b कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा b माइनस a। ठीक उसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड पे भी देखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, इसमें a कॉमन है, तो a को कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो बाकी दो टर्म बचे उसमें बी सी कॉमन है, तो बी सी को कॉमन लिया, अंदर बचेगा c माइनस बी। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ठीक है, और प्लस ए बी इंटू बी माइनस ए। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हम लिख सकते हैं a इंटू सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है b माइनस ए जो है ये दोनों टर्म में कॉमन है, तो b माइनस ए को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा c इंटू बी प्लस ए प्लस ए बी। उसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड पे कॉमन निकाला तो c माइनस बी को कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या बचेगा a इंटू सी प्लस बी प्लस बी सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे इसको अगर अंदर ये बाकी टर्म को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में अगर हम करें तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब अगर दोनों साइड कंपेयर करो तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और यही हमें प्रूव करना था। और ये प्रूव करते ही ये प्रूव हो जाता है कि ए बी सी आर इन ए पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट कहां से शुरू हुआ था, इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट शुरू हुआ था यहां से। और इस तरह के क्वेश्चन आप तभी हैंडल कर पाओगे जब आप काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं था, इसमें बस आपको ये दिमाग में रखना था कि मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है और कैसे हम यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कुछ किया तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बस खाली टर्म्स को इधर उधर किया, कॉमन लिया, बट इन चीजों का आपको अंदाजा तब लगेगा जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट, प्रूव करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल होगा? वेल, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बस कैलकुलेशन ही है और कुछ खास है नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का।
तो इस क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखो कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों में ही ना हमने दो सीरीज ले रखे हैं, ठीक है, दो सीरीज के हम सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा इजीली हैंडल करने के लिए पहले न्यूमरेटर को देखते हैं। तो न्यूमरेटर का जो nth टर्म है वो क्या है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, n प्लस वन का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे हम लिख सकते हैं n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर का nth टर्म क्या है, वो भी साफ साफ दिख रहा है, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। तो इसे हम लिख सकते हैं n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब देखो ये कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अब ये इनके तो हमें फॉर्मूले पता है। समेशन ऑफ n क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और समेशन ऑफ n मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये तीन चीजें तो हमें पता ही है। अब दिस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n क्यूब फिर से, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, यानी कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब देखो, अब जो है ना मेन डिफिकल्टी अब आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे शायद यहाँ तक कर लेंगे, बट यहाँ तक आने के बाद ना ये कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो। तो इस तरह के कैलकुलेशन में सबसे पहले ना कुछ कुछ चीजें कॉमन लेके उन्हें कैंसिल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर ध्यान से देखो तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू ये जो है दोनों में ही कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लो। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस 2 इंटू 2n प्लस वन बाई 3 प्लस 1। उसी तरह डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, अंदर बचेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो कैंसिल हुआ, चलो कुछ तो सिंप्लीफाई हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा नीचे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर मतलब ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, नीचे डिनोमिनेटर को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, नीचे मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा 6, तो पहला टर्म हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू टू यानी कि 4 इंटू 2n प्लस वन प्लस 6, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये पूरा जो होगा डिवाइडेड बाई हो जाएगा, फिर से नीचे डिनोमिनेटर का फिर से एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू 2n प्लस वन, ठीक है। ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आया यहाँ पर आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, ठीक है। तो बस इसको अभी फर्दर कैलकुलेट करेंगे, तो चलो बाकी का कैलकुलेशन इस कोने में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, ठीक है। अब ऊपर और नीचे जो है क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो करते हैं ना फिर, 3n स्क्वायर
प्लस 6n प्लस 5n, अब मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं सिखा रही हूँ, 6n प्लस 5n आ जाएगा 11n, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30n स्क्वायर, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है। ठीक है, ठीक उसी लॉजिक से डिनोमिनेटर को भी करेंगे सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2। ठीक है, तो अब ऊपर और नीचे दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जगह की बहुत कमी हो गई है बट एनीवेज वी विल मैनेज, तो न्यूमरेटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2। ठीक उसी तरह जब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1, और हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या था? ट्रिक यहाँ पर यही था कि ये जो है यहाँ पर आपको कॉमन लेना था, ऐसे पागलों की तरह इनको स्क्वायर कर करके और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना था। ठीक है, तो चूंकि ऑलरेडी हमें दिख रहा था यहाँ पर कि इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल भी लगा होगा। और इसके बाद मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, यही कि आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर डालोगे। अगर आप कहीं भी अटके, कोई भी डाउट रहा, तो फील फ्री टू आस्क अस इन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ examfear.com या फिर learnerhub.com, या फिर आप अगर चाहो तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।